हेलो फ्रेंड्स, ईटी मनी आस्क द एक्सपर्ट सेशन के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एडलवाइज म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ सेल्स मिस्टर दीपक जैन। हाइब्रिड फंड्स पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स की टॉप चॉइस बन गए हैं। उसका प्राइमरी रीजन है कि इनके थ्रू आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये पॉपुलैरिटी मोस्टली एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, जिन्हें हम बैलेंस फंड्स भी कहते हैं, तक ही लिमिटेड है। लेकिन हाइब्रिड फंड्स में और भी बहुत सारे फंड टाइप्स हैं और उनमें से एक है आर्बिट्राज फंड्स। आज हम दीपक से इनके बारे में बात करेंगे। दीपक, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया रजत, मुझे आपने इनवाइट किया आपके शो में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कैटेगरी के बारे में बात करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्बिट्राज फंड, ये नाम से ही काफी कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है और शायद इसीलिए ज्यादातर इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। क्या ये फंड्स अपने नाम जितने ही कॉम्प्लेक्स हैं? तो आपने सही कहा कि नाम बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आर्बिट्राज, पता नहीं क्या है इसमें, बट फंड में जो है बहुत सिंपल है। मैं पहले ये बता दूं कि आर्बिट्राज वर्ड का क्या मतलब होता है, शब्द का क्या मतलब होता है, और दूसरी बात यह है कि हिंदी के शब्दकोश में आर्बिट्राज का कोई उपयुक्त रिप्लेसमेंट नहीं है। इसकी एक लिटरल डेफिनेशन ये है कि आर्बिट्राज का मतलब ये है कि बीच बचाव करना, मध्यस्थता करना। आपने सुना होगा कि lot of there is an arbitrager which has been appointed and so on and so forth। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में इसका मतलब है कि आप दो बाजार के प्राइस डिफरेंस को कैप्चर करने की जो क्रिया है उसको आर्बिट्राज कहते हो। मैं आपको बहुत सीधा सा एग्जांपल देता हूँ और उससे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दो एग्जांपल देता हूँ। एक कोई भी वस्तु है जो दो बाजार में बिक रही है और आप देखेंगे कि दोनों बाजारों में वो उसका जो भाव है और जो मूल्य है वो सेम नहीं रहता कभी। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अगर आप कैप्चर करना चाहें तो इस प्रक्रिया को हम आर्बिट्राज कहते हैं। मैं आपको एक और अच्छा सिंपल एग्जांपल देता हूं और मैं आपसे कुछ पूछूंगा भी इसमें कि सोने के बारे में हम काफी सुनते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। तो लेट्स से सोने से स्टार्ट करते हैं। तो आपके दो दोस्त हैं, उन पे आप बहुत अच्छे से ट्रस्ट करते हो, फैमिली की तरह, खुद की तरह। एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम। राम आपके पास आते हैं और कहते हैं कि रजत जी, मेरे को 1 लाख रुपए का सोना मुझे ये बेचना है, इसका भाव आज 1 लाख है, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे बेचना है। श्याम से उसी समय आपकी बात हो रही थी और श्याम ने कहा कि रजत, मुझे भी सोने में इन्वेस्ट करना है लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास। 1 महीने के बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे और मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, लेकिन मुझे भाव ना फिक्स चाहिए आज ही। तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है रजत जी? मेरे ख्याल से आपके पास एक क्लियर अपॉर्चुनिटी है कि आप श्याम को कहें कि श्याम, आपका जो सोना है मैं खरीद लूंगा 1 लाख रुपए में, और आप दूसरे अपने मित्र से कहें कि चलो भाई, मैं 1,01,000 में तुमको ये 1 महीने के बाद ये सोना मैं बेच दूंगा। आपने ये पूरी प्रक्रिया में क्या किया? आपने ये पूरी प्रक्रिया में दोनों की प्रॉब्लम तो सॉल्व की, बट साथ साथ में अपने पैसे का आपने इस्तेमाल अच्छे से कर लिया, एक सिक्योर्ड एसेट की तरह। गोल्ड के अगेंस्ट में आपने बेसिकली शाम को 1 महीने का लोन दे दिया है और उसका ब्याज क्या है? वो 1,000 रुपया जो आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि 1 लाख का मेरी निवेश है, उसके ऊपर में मुझे 1,01,000 1 महीने के बाद शाम दे देगा। हम बिल्कुल यही करते हैं आर्बिट्राज फंड में। मैं इस प्रश्नोत्तर के दौरान में आपका और डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सो दीपक, इसमें कैश फ्यूचर आर्बिट्राज यूज किया जाता है रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो इसमें इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कैसे जनरेट किए जाते हैं? आर्बिट्राज फंड में ये कैसे, जो आपने एग्जांपल दिया, रेप्लिकेट होता है इन रियल सिनेरियो? फैंटास्टिक क्वेश्चन। हमने गोल्ड का एग्जांपल इसको समझते हैं। आपने क्या किया? एक कैश मार्केट था आपके एक दोस्त के साथ और दूसरा मार्केट था फ्यूचर्स मार्केट, जिसको हम वायदे का बाजार भी कहते हैं हिंदी में। तो आपने गोल्ड के साथ किया, वही हम शेयरों के साथ भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आपको पता है रजत जी की दो मार्केट होते हैं। एक स्पॉट मार्केट जिसपे आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन करना होता है, और एक डेरिवेटिव मार्केट जिसको हम एफएनओ मार्केट भी कहते हैं, जहां पे आप फ्यूचर्स में काम करते हैं, जहां पे आपको मार्जिन के अगेंस्ट में आप शेयरों में या तो आप खरीद कर सकते हैं या बिक्री कर सकते हैं। तो कैश फ्यूचर का जो आर्बिट्राज है
वो कैसे होता है कि समझ लीजिए एक शेयर है, मैं मारुति के एग्जांपल देता हूँ। मारुति का शेयर 4,000 के भाव में कैश में अवेलेबल है और वही शेयर 4,040 रुपए पे अवेलेबल है फ्यूचर में। तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, हम 4,000 में खरीदते हैं और 4,040 में बेच देते हैं। हमने ये जो 40 रुपए का जो स्प्रेड है, जो मैंने समझाया कि बेसिकली ये ब्याज है, आप उसको कैप्चर करते हो। ये बहुत अच्छे से होता है। आपने कैश में खरीद लिया और साथ ही साथ एक ही टाइम पे आपने फ्यूचर में बेच दिया। अब चाहे बाजार कहीं भी जाए, ये 4,000 का बात 6,000 हो जाए, 4,000 2,000 हो जाए, आपको 40 रुपए मिलेगा एक महीने के बाद, क्योंकि ये जो आपने फ्यूचर का ट्रांजैक्शन किया है, हर महीने इसकी एक्सपायरी होती। हर एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ इसकी एक्सपायरी होती है और उस एक्सपायरी के दौरान कैश और फ्यूचर मर्ज कर जाते हैं। उस दिन प्राइस का कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। तो आपके लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कर सकते हो, लाइक एन फिक्स्ड इनकम। सो दीपक, आपने बात करी एफ&ओ मार्केट और स्पॉट मार्केट। अब एक लेमैन इन्वेस्टर को ये कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, तो ये एफ&ओ मार्केट क्या होता है और ये स्पॉट मार्केट क्या होता है और ये क्यों एग्जिस्ट करती हैं? मेरे हिसाब से जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको इस बारे में अमूमन तौर पे आइडिया होता है कि ये कैश मार्केट क्या है और ये फ्यूचर्स मार्केट क्या है। बट फिर भी आई कैन ट्राई एंड सिंप्लीफाई दिस, मैं आपके दर्शकों के लिए जिनको ना पता हो। तो अगर आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन करना है, मतलब आपने 100 शेयर लिए, उसके आपने पैसे दिए और उसके अगेंस्ट में आपको शेयर की डिलीवरी आपके एक्सचेंज ने, आपके ब्रोकर ने आपके डीमैट अकाउंट में दे दी, उस मार्केट को, उस प्रक्रिया को कैश मार्केट कहते हैं। बड़ा सिंपल है, इसमें आपने कैश दिया और शेयर लिया। एक और मार्केट होता है जिसको हम फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। ये डेरिवेटिव मार्केट भी कहा जाता है, जिसमें आप चाहें तो ऑप्शन खरीद सकते हैं या आप फ्यूचर कर सकते हैं। जैसा इसको कहा गया है कि ये फॉरवर्ड मार्केट है। फॉरवर्ड मार्केट का मतलब इसकी एक तारीख होती है जिस दिन आपका जो सौदा है वो फाइनल उसका सेटलमेंट होता है। कैश मार्केट का सेटलमेंट आज का आज होता है। फॉरवर्ड मार्केट का सेटलमेंट एक प्री डिसाइडेड डेट पे होता है। जनरली 1 महीने का फॉरवर्ड चलते रहता है और हर गुरुवार मतलब महीने का आखिरी गुरुवार, उस दिन ये सेटलमेंट प्री डिसाइडेड है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन की है फॉरवर्ड मार्केट में, उस दिन सेटलमेंट होता है। तो उसका भी एक टर्मिनल है, जैसे आपकी कैश मार्केट की टर्मिनल है, वैसे ही आप एफ&ओ की सिक्योरिटी भी शेयर की, जैसे बजाज है, मैंने मारुति का एग्जांपल दिया। मारुति का एक कैश का कोट होगा और एक उसका एफ&ओ का कोट होगा। उसमें लिखा रहेगा एफ&ओ मई 2020 या जून 2020। बड़ा सिंपल है, किसान भी करता है ये। किसान अपनी फसल एक फॉरवर्ड मार्केट में जाके बेच देता है, तो उससे उसको क्या फायदा होता है कि उसको उसकी प्राइस मिल गई और जिसको डिलीवरी चाहिए थी उसको डिलीवरी मिल गई। तो ये वायदे का बाजार हर कमोडिटी में, हर ट्रांजैक्शन में, जैसे आपने सोने का आपने जो काम किया वो वायदे का बाजार था। आपने क्या कहा कि 1 महीने बाद आप डिलीवरी देंगे, उसका प्राइस आज डिसाइड हो गया, लेकिन सेटलमेंट एक प्री डिसाइडेड डेट पे होता है। तो यही डिफरेंस है, बड़ा सिंपल है कैश और एफ&ओ। ये जो प्राइस डिफरेंस की आपने बात करी, अगर ये अवेलेबल है तो हर कोई इसका बेनिफिट लेके आसानी से रिटर्न्स क्यों नहीं जनरेट कर रहा? नहीं, आप भी कर सकते हैं रजत जी, बहुत सिंपल है। आपको अपने ब्रोकर के अकाउंट में लॉगिन करना है और कैश और फ्यूचर का ट्रांजैक्शन करना आप कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। क्यों नहीं करते काफी लोग, इसका तो मैं नहीं कह सकता, बट काफी इंस्टीट्यूशंस, FIIs इंक्लूडेड, इस मार्केट में काफी एक्टिव हैं। इस करीबन 20 म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स हैं जिसका नाम आर्बिट्राज फंड है और ये काम करते हैं। फरवरी के महीने में इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री की पूरी मार्केट 85,000 करोड़ की है। आज भी मार्च में कुछ पैसे निकल गए, लोगों को निकलते हैं अमूमन जिनको लिक्विडिटी की जरूरत होती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज भी 60,000-65,000 करोड़ की ये मार्केट है, ये इंडस्ट्री है। तो लोग करते हैं, काफी लोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल। आपने बात करी एक एफ&ओ मार्केट है, एक स्पॉट मार्केट है और सेम चीज का प्राइस डिफरेंस है। तो ऐसा प्राइस डिफरेंस क्यों होता है? मतलब एक ही वो मारुति का ही शेयर है, तो ये प्राइस डिफरेंस कहाँ से और क्यों होता है? और
इसके बारे में थोड़ा ये बहुत डिटेल में बताइए। बहुत आपने रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ रजत जी, आपने वो 1,01,000 पे क्यों बेचा? हाँ, बिकॉज मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो मेरे को रिटर्न चाहिए, मैं सेम प्राइस पे क्यों दूं, मैं भी तो कुछ उसमें से कमाऊं। एब्सोल्युटली, आपको ब्याज चाहिए। आपने जो 1,00,000 लगाया उसके अगेंस्ट में आपको ब्याज चाहिए, चाहे वो ब्याज 1,000 हो, चाहे वो 800 हो, चाहे वो 900 हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितने ब्याज पे आप संतुष्ट हैं। तो ये जो एफएनओ में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो पैसे नहीं देते, उनकी फंडिंग वो लोग करते हैं जिन्होंने पैसे लगाए हैं। सो आर्बिट्राजर इज अ प्रोसेस बाय विच आप एफएनओ मार्केट को एक तरह से फंड कर रहे हो। तो इसीलिए जो लोग पैसे नहीं लगा रहे हैं उनको थोड़ा ब्याज देना पड़ता है। पुराने जमाने में इसे ब्याज बदला भी कहते थे। ठीक है, सो ये हम समझे दीपक जी की कैसे मार्केट काम करती है और कैसे आर्बिट्राज फंड्स रिटर्न जनरेट करते हैं। अब इस फंड कैटेगरी से रिलेटेड रिस्क डिस्कस करते हैं। जब इन्वेस्टर्स इस फंड कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या रिस्क लेते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये जानना बहुत जरूरी है लोगों को कि इसमें रिस्क क्या है, क्योंकि जब तक जो मैंने समझाया बड़ा सिंपल और बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन रिस्क जानना बहुत जरूरी है। मैं वही गोल्ड सोने वाले एग्जांपल पे वापस आता हूँ। आपके पास दो रिस्क थे। अगर आप देखें कि आपने जो पैसे दिए उसके अगेंस्ट में सोना मिल जाए आपको, और आपने जो वादा लिया अपने दूसरे मित्र से कि जब वादा पूरा करे वो 1 महीने के बाद वो पैसे भी दे दे आपको 1,01,000 रुपया, तो ये रिस्क है आपके लिए। इस रिस्क को हम एक्सचेंज पे कैसे मिटिगेट करते हैं ये जानने की आवश्यकता है हमको। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिलीवरी मिल जाती है, और जब आप एफएनओ में आप अगर फ्यूचर बेच देते हो तो आपको पेमेंट मिल जाती है। ये एक्सचेंज सुनिश्चित करता है। तो आपकी जो रिस्क है वो एक्सचेंज की रिस्क है लिमिटेड। अगर आप समझते हैं कि एक्सचेंज के सिस्टम सही नहीं है तो शायद इसमें बड़ा रिस्क है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि एक्सचेंज के सिस्टम बहुत दुरुस्त है, मार्जिन का सिस्टम बहुत दुरुस्त है, इनफैक्ट एनएसई काफी अच्छी उसकी व्यवस्था है मार्जिन को लेके, कोई भी ऐसे ही एफएनओ मार्केट में बिना मार्जिन के ट्रांजैक्ट नहीं कर सकता, तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क है। दूसरा रिस्क जो कि आर्बिट्राज फंड में है, आर्बिट्राज स्ट्रेटेजी में नहीं है, वो ये है कि इस फंड में अगर रिडेम्पशन आए तो आपको लिक्विडिटी कैसे आप जनरेट करोगे, तो आपका रिटर्न कम या ज्यादा हो सकता है। तो अमूमन तौर पे फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, किसी भी फंड को इक्विटी टैक्सेशन पाने के लिए 65% पैसा उसमें इक्विटीज में इन्वेस्ट करना होता है। तो हम यहाँ पे आर्बिट्राज में करते हैं, कैश में लेके फ्यूचर में बेचना। 20-22% हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमको भी मार्जिन देना पड़ता है। करीबन 8-10% पैसा हम कैश में रखते हैं, सीबीएलओ में रखते हैं, शॉर्ट टर्म पेपर्स में रखते हैं। अगर यहाँ पे कोई ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करे, ज्यादा यील्ड चेज करने की कोशिश करे तो रिस्क हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ज्यादातर फंड्स इस तरह का काम नहीं करते। एटलीस्ट एडलवाइज आर्बिट्राज फंड इस तरह का कुछ भी नहीं करता। हम बहुत ही अच्छे क्वालिटी के AAA पेपर्स और शॉर्ट ड्यूरेशन के पेपर रखते हैं जिसमें रिस्क को हम मैनेज कर लेते हैं बहुत अच्छे से। So, दीपक, आपने बात करी कि स्टॉक को खरीदा और बेचा जाता है, तो क्या इन फंड में स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट का रिस्क भी है? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, और मैं मारुति का एग्जांपल लेता हूं। आपने 4,000 पे मारुति कैश में खरीदा और फ्यूचर में 4,040 में बेचा, और हमने ये भी जाना कि एक्सपायरी वाले दिन दोनों का भाव सेम होता है। तो लेट्स से कि 6,000 अगर प्राइस होता है तो आपको कितना पैसा कमाई होगी, और या अगर 2,000 भाव हो जाता है तो आपको कितना नुकसान होगा। लेट्स कैलकुलेट दैट। सो 4,000 से भाव गया 6,000, आपने कैश में लिया, आपको 2,000 का मुनाफा। 4,040 में आपने फ्यूचर में बेच दिया था, अब आपका स्क्वायर ऑफ होगा 6,000 में, मतलब आप 6,000 में खरीदोगे, आपको 1,960 का नुकसान हुआ। 1,960 का नुकसान एक जगह, 2,000 का फायदा एक जगह। अगर आप इसको जोड़ ले तो 40 रुपए का फायदा। लेट्स से 2,000 की बात करें, आपने 4,000 में खरीदा और 2,000 में आपने उसको वापस बेचना पड़ा आपको, सो 2,000 का नुकसान हो गया आपको। आपने फ्यूचर में 4,040 में बेचा हुआ है, अब एक्सपायरी के दिन आपको 2,000 में स्क्वायर ऑफ होगा, मतलब आपको 2,040 रुपए का मुनाफा, क्योंकि आपने 4,040 में बेच दिया था। यहाँ पे आपको 2,000 का नुकसान और फ्यूचर में आपको 2,040 का मुनाफा। फिर मुनाफा कितना हुआ आपका?
₹40। तो यहाँ पे ब्याज की तरह ही काम करता है। मार्केट ऊपर नीचे जाए, एक बार अगर आपने कैश फ्यूचर का ट्रांजैक्शन कर लिया, यू आर अवे फ्रॉम मार्केट रिस्क। ओके, तो इसमें स्टॉक मार्केट का रिस्क नहीं है? स्टॉक मार्केट के प्राइस डिफरेंस का रिस्क नहीं है। ओके, ठीक है। तो दीपक जी आगे बढ़ते हैं। रिटर्न्स की बात करें, हर कोई रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करता है, तो इस प्राइस डिफरेंस को यूज करके ये फंड्स कितना रिटर्न्स दे सकते हैं? ये आप अगर देखें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम ओवरनाइट रेट्स भी कह सकते हैं, लिक्विड फंड के रिटर्न्स भी कह सकते हैं, ये फंड्स अमूमन तौर पे लिक्विड से 70 पैसे से 1% ज्यादा दे देते हैं पोस्ट टैक्स बेसिस में। उससे भी ज्यादा जरूरी है ये समझना कि इन्होंने पिछले 4-5-6 सालों में रोलिंग बेसिस पे कितना रिटर्न दिया। तो हमने हमारा ही फंड है एडलवाइज आर्बिट्राज फंड, हमने जनवरी 2015 से लेके अब तक 3 महीने के हमने रोलिंग रिटर्न्स निकाले। तो मिनिमम रिटर्न 5% है और मैक्सिमम 10%, एवरेज में 6 से 7% के रिटर्न्स लोगों को मिले। ओके, तो ये ऑलमोस्ट मानना ये है कि इस माहौल में आप 5 से 6% के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 3 महीने से या उससे ज्यादा करें। तो अगर ये फंड्स लिक्विड फंड्स जितना ही रिटर्न देते हैं, तो इन्वेस्टर्स लिक्विड फंड्स में क्यों ना स्टिक करें? व्हाई टेक दैट इक्विटी रिस्क, और इतना कॉम्प्लिकेटेड, अगर रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट में क्यों जाए? मैं आपकी बात से सहमत हूं भी और थोड़ा सहमत नहीं भी हूं। लिक्विड फंड एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत अच्छा फंड है जिसमें आप कभी भी निवेश करके कभी भी पैसे अपने पा सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो टैक्सेशन है वो पूरा टैक्सेशन लगता है, यानी कि अगर आपका 35% का टैक्स रेट है तो 35 लगेगा, आपका अगर 40% HNI है आप तो आपका 40 लगेगा। आर्बिट्राज में क्योंकि ये इक्विटी फंड है, फ्रॉम अ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, टैक्स के हिसाब से शॉर्ट टर्म में 15% टैक्स लगता है। अगर आपने पैसा 1 साल से ज्यादा रख लिया तो आपको खाली 10% टैक्स देना है। तो मैंने पहले भी कहा आपको रजत जी की पोस्ट टैक्स रिटर्न्स ये लिक्विड से 70 से 80 पैसा ज्यादा देता है, ये हमने देखा है। इसीलिए लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। हमारे फंड में भी लोग काफी इन्वेस्ट करते हैं। 3300 करोड़ का हमारा AUM है, तो लोगों को फायदा है, इसीलिए लोग इसमें निवेश करते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं दीपक। लिक्विड फंड्स मोस्टली 1 साल या उससे लेस इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए आइडियल माने जाते हैं। क्या आर्बिट्राज फंड को भी उसी ड्यूरेशन के इन्वेस्टमेंट के लिए पिक करना चाहिए? मैंने कहा आपसे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 महीने या उससे ऊपर होना चाहिए। हमने देखा है एवरेज तौर पे लोग साल, 1.5 साल, 2 साल भी रुक जाते हैं, क्योंकि 3 महीने से 3 साल की जो पूरी कैटेगरी है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी खाली पड़ी हुई है। और अगर आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न्स अच्छे बन रहे होते हैं और 1 साल के बाद यहाँ पे तो ज्यादा फायदा है। अगर आप देखें 3 से 12 महीने के पीरियड में 15% टैक्सेशन है, 12 से ऊपर जाते ही आपको टैक्स का बेनिफिट और मिल जाता है। तो लोग 1.5-2 साल तक भी इसमें निवेश करते हैं, मैंने देखा है ये। तो आप 3 महीने से 3 साल कोई भी ड्यूरेशन आप ले सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं दीपक। एक अच्छे आर्बिट्राज फंड के क्या मस्ट हैव्स हैं? हमने कैटेगरी का बात किया, बट एक अच्छे आर्बिट्राज फंड के क्या मस्ट हैव्स हैं? तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि पूरी की पूरी हेज्ड पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि हमने बताया कि आर्बिट्राज में शेयर मार्केट के प्राइसेस का रिस्क नहीं है, तो ये रिस्क किसी को चाहिए भी नहीं। तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट एनी फंड दैट इज आर्बिट्राज वो ट्रू टू लेबल फंड हो और उसमें जरा सी भी ओपन पोजीशन ना हो। मेरा ये मानना है कि ज्यादातर फंड्स में ये पोजीशन नहीं होती, एवरीबडी इज फुल्ली हेज्ड। दूसरा, जो फिक्स्ड इनकम पोर्शन है 8 से 10% जो लोग रखते हैं, कभी बात 15% भी रखना पड़ जाता है, उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क ये दोनों नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, या लिमिटेड होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं बोल सकते। बट फॉर एग्जांपल आप इंश्योर करो कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ फिक्स्ड इनकम पेपर्स लेके रखा हुआ है, 3 से 6 महीने का ड्यूरेशन है उसमें। तो अगर ये 2 चीजें आपने देख ली हैं और आपने फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया है, तो आई थिंक यू आर डन। और ज्यादा देखने की जरूरत इसमें मुझे नहीं समझ में आती। और इसके साथ हम इस इंटरव्यू के एंड पे आते हैं दीपक। थैंक यू वंस अगेन फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड स्पीकिंग टू अस। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.